शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इको 401 का लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मार्केट स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली सिमिलर टू मोनोपोली इन द सेंस देयर आर स्मॉलर नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट एंड एज सच बैरियर्स टू एंट्री एग्जिस्ट। ठीक है, जो ओलिगोपोली है वो मोनोपोली की तरह ही है, उसी सेंस में मतलब इसका मतलब जो है वो उसी की तरह है, मोनोपोली की जैसा ही इसका जो है वो मीनिंग है ओलिगोपोली का। क्योंकि इसमें जो है वो स्मॉलर नंबर, बहुत ज़्यादा छोटी तादाद में, मतलब बहुत ज़्यादा कम फॉर्म्स होती हैं, ज़्यादा नंबर नहीं होते फॉर्म्स की, तकरीबन 2 से 20 के दरमियान में फॉर्म्स होती हैं मार्केट में, और बैरियर्स होते हैं टू एंट्री एग्जिट, दाखिल होने के लिए जो है वो रुकावटें होती हैं, दाखिल होने के लिए भी और बाहर निकलने के लिए। ओलिगोपोली में ये मोनोपोली की तरह ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ ओलिगोपोली विद अदर मार्केट स्ट्रक्चर के ओलिगोपोली का दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर से क्या डिफरेंस है। तो ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट फॉर्म इन विच अ मार्केट और इंडस्ट्री इज़ डोमिनेटेड बाय अ स्मॉलर नंबर ऑफ सेलर्स। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट की फॉर्म है जिसमें जो मार्केट या कोई इंडस्ट्री है वो जो है वो जो स्मॉल नंबर ऑफ सेलर होते हैं, यानी जो छोटी तादाद में जो बेचने वाले होते हैं, चीज़ों को बेचने वाले होते हैं, वो उससे जो है वो चलती है। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, एक ऐसी मार्केट फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा स्मॉलर नंबर ऑफ जो सेलर होते हैं, चीज़ें बेचने वाले, उससे चलती है। ठीक है, द वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक फॉर फ्यू सेलर। ठीक है ना, ये वर्ड जो है वो ग्रीक से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है चंद सेलर्स, यानी चंद बेचने वाले। बिकॉज देयर आर फ्यू पार्टिसिपेंट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, क्योंकि इसमें जो है वो ओलिगोपोली में बहुत ज़्यादा कम तादाद में जो है वो लोग शिरकत करते हैं, फ्यू होते हैं, चंद होते हैं, चंद पार्टिसिपेंट होते हैं इस टाइप मार्केट में। ईच ओलिगोपोलिस्ट इज़ अवेयर ऑफ एक्शन ऑफ अदर। हर ओलिगोपोलिस्ट जो होता है वो दूसरी फर्म के, दूसरी मार्केट के क्या वो एक्शन ले रही हैं उससे बाखबर होता है। द डिसीजन ऑफ वन फर्म इन्फ्लुएंस एंड अनइन्फ्लुएंस बाय द डिसीजन ऑफ द अदर फर्म। जो भी वो डिसीजन करते हैं वो इस चीज़ पर मुनहसर करता है कि दूसरी जो मार्केट स्ट्रक्चर हैं या मार्केट फर्म्स हैं वो क्या डिसीजन कर रही हैं, इनका डिसीजन जो है वो इस चीज़ पर बेस करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एनी सिंगल इक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोली। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक जो है वो वाहिद जो है वो इक्विलिब्रियम को जो है वो शनाख्त उसकी कर सकें ओलिगोपोली में। थ्योरी ऑफ फॉर्म इज़ नॉट क्लियरली डिस्कस्ड एंड इस्टेब्लिश एज अ थ्योरी ऑफ द फॉर्म इन अदर 3 मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें एक ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि ओलिगोपोली में जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है वो डिस्क्राइब ही नहीं की गई, उसको डिस्कस ही नहीं किया गया, जबकि जो अदर मार्केट स्ट्रक्चर हैं उसमें जो है वो थ्योरी ऑफ फॉर्म को जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया गया है। ठीक है, रीज़न फॉर डैट इज़ द फॉर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। इसकी वजह ये है कि जो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें जो फॉर्म हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करती। कोलिजन क्या है? कोलिजन अकर व्हेन 2 और मोर फॉर्म डिसाइड टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन सेटिंग ऑफ प्राइजेज एंड और क्वांटिटीज़। जो कोलिजन है वो तब अकर होता है जब बहुत ज़्यादा फर्म जो है वो एक दूसरे से ये डिसाइड कर लेती हैं कि वो कोऑपरेट करेंगी एक दूसरे से। मतलब कि अगर एक फर्म जो है वो एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ रख रही है, तो दूसरी फर्म भी जो है वो उससे कोऑपरेट कर लेती है, दोनों आपस में जो है वो डिसीजन ले लेते हैं और दोनों एक जैसी ही प्राइस सेट कर लेते हैं, क्वांटिटी सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, कोऑपरेट कर लेते हैं एक दूसरे से। फर्म कोल्यूड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल बाय बिहेविंग लाइक अ सिंगल फर्म। ठीक है ना, फर्म जो है वो क्यों कोल्यूड करती हैं? ताकि वो अपने प्रॉफिट यानी अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, यानी अपना मुनाफा जो है वो ज़्यादा कमा सकें। ठीक है, और एक सिंगल फर्म के तौर पर बिहेव कर लें, बजाय इसके कि वो अलग अलग फर्म के तौर पर बिहेव करें, वो एक सिंगल फर्म के तौर पर बिहेव कर लेते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस को सेट कर लेते हैं, उनकी क्वांटिटी को सेट कर लेते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं तो इसकी हम ये प्राइस इतनी रखेंगे। ठीक है, कोलिजन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 2 पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ ओलिगोपोली। 2 सिनेरियो हैं ओलिगोपोली के, एक है कोलिजिव ओलिगोपोली और एक है नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। ठीक है, जो कोलिजिव ओलिगोपोली है उसकी एग्जांपल है कार्टेल, यानी जो अगर कोलिजिव ओलिगोपोली आएगा तो उसकी एग्जांपल जो है वो आपने कार्टेल लिखनी है। ठीक है, और कोलिजिव ओलिगोपोली कैन बी फॉर्म बाय डिसाइडिंग अपॉन मार्केट शेयर। ठीक है ना, जो कोलिजिव ओलिगोपोली है वो तब बनती है जब आप जो है वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, किसकी बुनियाद पर? मार्केट शेयर, यानी मार्केट में शेयर कितना है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसिव, यानी इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ करने में, इसकी मशहूरी मतलब इसको एडवर्टाइज़ करने में कितना आपका एक्सपेंस, कितना खर्चा होगा।
प्राइजेस टू बी चार्ज और प्रोडक्शन कोटास, कितनी चीज़ें आप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, कितना आपका प्रोडक्शन आप कोटा रखेंगे कि हम इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, उसकी प्राइस क्या होगी, उसको एडवर्टाइज जो करना है उसके अखराजात क्या होंगे। आर कोलिजिव ओलिगोपोलीज, ये सारे जो हैं वो कोलिजिव ओलिगोपोलीज हैं। अ फर्म कैन कल्यूड इन मैनी डिफरेंट वेव्स, एक जो फर्म है वो कल्यूड करती है बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों में। फॉर एग्जांपल दे कैन कल्यूड ऑन डिफरेंट मार्केट शेयर इन टोटल प्रॉफिट, वो कल्यूड करती है कि डिफरेंट मार्केट यानी मार्केट में शेयर मतलब टोटल प्रॉफिट जो उनको आ रहा है उसमें मार्केट का शेयर कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्टल। अ कार्टल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग फर्म, कार्टल जो है वो एक एग्रीमेंट होता है, दो फर्म जो है वो आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है ना। ये जो है वो ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्री में ही पाया जाता है, क्योंकि ये जो है वो कोलिजिव ओलिगोपोली की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्री में ही होता है कार्टल। यहाँ पर जो है वो बहुत कम तादाद में जो है वो बेचने वाले होते हैं, सेलर्स होते हैं, और इनमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी इनमें जो है वो हेट्रोजीनियस जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, होमोजीनियस सेम प्रोडक्ट होती हैं। इसमें जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर एक इसका ग्राफ भी दिया हुआ है। नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली क्या है, इफ़ डिफरेंट फर्म इन ओलिगोपोलिक स्ट्रक्चर डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर इज नॉन एज नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, ठीक है ना, कि अगर मुख्तलिफ जो है वो फर्म्स अगर वो ये डिसाइड करती हैं कि वो एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगी, ना वो प्राइस सेट करेंगी, ना वो क्वांटिटी में कोऑपरेट करेंगी, मतलब वो अपना इंडिविजुअल ही प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करेंगी, उसकी क्वांटिटी को देखेंगी कि अगर इतनी ये प्रोडक्ट जो है वो हमें इतने की मतलब हमें जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी पड़ी है तो हमें सेलिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो खुद ही इंडिविजुअली डिसाइड करती हैं, वो कोऑपरेट नहीं करती, ना वो एक दूसरे से मशवरा करती हैं, अलग से ही वो इस फॉर्म के तौर पर बिहेव करती हैं, उसको नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली कहते हैं। जो प्रेजेंट डायलेमा सिचुएशन है उसमें जो है वो दो प्रिजन यानी दो प्रिजनर्स हैं, कैदी, उनकी कहानी ये सुनाई गई है कि उन्होंने जो है वो एक मतलब जुर्म किया था इकट्ठे मिलकर, ठीक है, लेकिन वो जो है वो अरेस्टेड हो गए, यानी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनको अलग अलग सेल में रखा गया, ठीक है। उनको इंटेरोगेट किया गया, अलग अलग उनके बारे में उनसे पूछा गया कि आपने ये क्राइम क्यों किया है, सारा उनसे पूछा गया। अगर दोनों ही मुजरिम जो है वो अपने जुर्म को कबूल कर लेती हैं तो उनको जो है वो 5 साल की सज़ा होगी, ठीक है। अगर वो नहीं करते कबूल और पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है तो पुलिस उनको जाने देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस भी नहीं है कि उन्होंने ये क्राइम किया है, ठीक है। द पनिशमेंट विल बी माइनर, जो सज़ा होगी वो बहुत ज़्यादा मामूली होगी, ठीक है। इफ़ वन टेस्टिफाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द अदर एंड अदर रिमेन साइलेंट, अगर एक जो है वो मुजरिम जो है वो गुनाह कबूल कर लेता है और दूसरा जो है वो खामोश रहता है, तो जो कबूल कर लेता है वो उसको जाने दिया जाएगा, और जो खामोश रहता है अपना गुनाह कबूल नहीं करता उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। अगर दोनों ही खामोश रहते हैं, ठीक है, तो दोनों को ही जो है वो 6 महीने की सज़ा दी जाएगी। इफ़ ईच बटवार्स द अदर ईच रिसीव अ 5, अगर हर कोई जो है वो दूसरे पर इल्ज़ाम मतलब दोनों में से अगर एक जो है वो कहे कि ये दूसरे ने किया और दूसरा कहे कि ये पहले ने किया है, तो फिर इनको 5 साल की सज़ा होगी। ईच प्रिजनर मस्ट मेक द चॉइस ऑफ वेदर टू बिट्रे द अदर टू रिमेन साइलेंट, हर जो मुजरिम है उसको ये डिसाइड करना होगा कि या तो वो अपने जुर्म कबूल कर ले या तो वो खामोश रह ले। नेदर प्रिजनर्स नोस फॉर श्योर व्हाट चॉइस अदर प्रेजेंट विल मेक, कोई भी जो है वो कैदी ये नहीं जानता, यानी दोनों ने जो है वो जुर्म जो है वो इकट्ठा किया है, दोनों कैदी हैं, दोनों ने एक जैसे मिल के साथ क्राइम किया है, लेकिन किसी एक को नहीं पता कि दूसरा कबूल कर रहा है जुर्म के नहीं, मुझे कबूल करना चाहिए कि नहीं, तो इसकी वजह से एक जो है वो क्वेश्चन अराइव होता है, ठीक है। ये सारी इसकी स्टोरी थी, मैंने आपको जो सुनाई है। अब ये 4 पॉइंट्स हैं इस टेबल में जो नोट करने हैं हमने, ठीक है। कह रहे हैं कि इफ़ बोथ एक्स वाई फर्म चार्ज सेम प्राइस ऑफ ₹2 दे गेट सेम प्रॉफिट, वो कह रहे हैं कि अगर बोथ फर्म, एक एक्स फर्म इन्होंने दिखाई हुई है और एक वाई फर्म है, ठीक है, एक एक्स फर्म है ये वाली एक्स फर्म, उसकी प्राइस ₹2 है, और एक ये वाई फर्म है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर एक्स और वाई फर्म दोनों की प्राइस ₹2 हो, ठीक है, तो इनको सेम प्रॉफिट होगा, कितना 10 मिलियन का ईच, यानी एक्स फर्म को भी 10 मिलियन का प्रॉफिट होगा और वाई फर्म को भी 10 मिलियन का ही प्रॉफिट होगा। If both firm interdependently thought about reducing the price of ₹1.8, they have to take into account the decision of other firm. अगर दोनों फर्म जो है वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो प्राइस जो है वो 2 से रिड्यूस करके 1.80 कर देती हैं, ठीक है, दोनों को जो है वो ये सोचना होगा कि उनका जो राइवल है यानी जो उनका मुखालिफ है वो क्या कर रहा है, ठीक है ना।
राइवल जो है वो 2 चीज़ें कर सकता है, या तो वो चीप प्राइस कम कर सकता है यानी 2 से 1.80 कर सकता है, या तो वो प्राइस उतनी ही रहने दे सकता है, 2 की 2 ही रहने दे सकता है, ठीक है ना। राइवल जो है मुखालिफ पार्टी वो 2 चीज़ें ही कर सकती है, ठीक है।